हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीन भर्ती परीक्षा और परीक्षा संबंधी तैयारी के ऊपर कि भाई हम अमीन भर्ती की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। आज की तारीख से करीब ऑलमोस्ट 55-60 डेज़ के आसपास आपके पास हैं और इस दौरान आपको ये जो सिलेबस सामने आपको दिख रहा है वो कवर करना है। इन 60 दिनों में ऑलमोस्ट, है ना, आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और इन 60 दिनों में हमको पूरा सिलेबस कवर करना है और अच्छे से करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जाए। हम अपना बेस्ट दे के आ सकते हैं, है ना। ठीक है, ये तो कर सकते हैं। अब कई लोग पोस्ट कम हैं या और किसी कारण से ये फॉर्म नहीं भरना चाहते, लेकिन मेरा मानना है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है। साथ ही साथ अगर आप अच्छे नंबर्स लाते हैं तो आप तैयारी में भी एक कदम और आगे जाते हैं, है ना, क्योंकि मोरल बूस्ट होता है। एक्सपीरियंस जो आता है वो तो है ही। अब देखिए, यह जो एग्ज़ाम है अमीन भर्ती का, ये 100 नंबर का कुल पेपर होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलेंगे, 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का क्या होगा, आपका समयावधि होगा। इसका 2 खंड होंगे पेपर के, खंड ए और खंड ब, है ना। खंड ए में आपको मिनिमम स्कोर जो है वो सुनिश्चित करना है, तभी आपका जो खंड ब है वो काउंट होगा। लेकिन खंड अ जो है, जो आपको दिख रहा है ना, वो आसान होगा और अगर उस हिसाब से अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप आराम से वो क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर, अगर हम खंड की बात करें तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है ना। हिंदी जो है वो भी 10 नंबर का है। अंग्रेजी जो है 10 नंबर का। इस तरह 30 नंबर खंड से आपको प्रश्न बनेंगे। वहीं पर खंड जो ब है वहाँ पर आपको मैथ्स जो है वो 20 नंबर का है। ठीक है, रीजनिंग जो है ये भी 20 नंबर का है ना। अब यह 40 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें ऐसा है बेटा कि उहा पोहा वाली स्थिति नहीं रहेगी। अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, है ना। तो 40 नंबर अगर आप इस पेपर से अच्छा करते हैं, है ना, 40 में से अगर 35 का आप 35 लगभग खींच लेते हैं, है ना, तब भी आप अंदर होंगे और यही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर। सामान्य ज्ञान से 30 नंबर के प्रश्न होंगे। इस तरह इस खंड ब से आपको कुल 70 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हम बात करेंगे खंड अ की। तो खंड अ में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का, है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, कि एप्लीकेशन मीन्स उपयोग से, है ना, कि भाई कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वही जो चैप्टर है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग, है ना। ठीक है, तो उससे प्रश्न आपको बनते हुए दिखेंगे, है ना। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं यानी प्रमुख भाग है, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, है ना, सीपीयू, है ना। यहाँ से आपको प्रश्न बनते दिखेंगे कि भाई ये क्या क्या है, फैचिंग क्या होता है ना। ठीक है, क्लियर। डिकोडिंग, कोडिंग क्या है ना। ठीक, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर है ना। अब इनपुट जब आउटपुट पढ़ रहे हैं तो भाई प्रिंटर हम यहाँ पर से देखेंगे, है ना। इंकजेट प्रिंटर हो, लेजर प्रिंटर हो या अन्य प्रकार के प्रिंटर हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न भी जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको, है ना, आपको पूछा जाएगा ईमेल से संबंधित प्रश्न, इंटरनेट संबंधित प्रश्न, है ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सर्चिंग, है ना, वेबसाइट सर्फिंग, है ना, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना। एंटीवायरस से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा और यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा और यहाँ से आपको करीब 2 प्रश्न बनते हुए दिखेंगे, है ना, इंटरनेट, ईमेल वगैरह से। ठीक है, जिसमें एआई से संबंधित आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा, है ना। तो उसमें करंट वाला जो है वो उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ठीक, किस कंपनी का कौन सा एआई है। ठीक है, भारत का कोई एआई है ज़रूर, तो उसको भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ इंटरनेट बोल दिया ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि एआई, क्योंकि इंटरनेट में एआई इंक्लूड हो जाएगा वो, है ना, ब्रॉडर वेज में है। फिर मल्टीमीडिया की अगर बात करें तो
है ना, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, है ना, इसका आपको फाइल एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है ना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना। तो आपके यहाँ से तो 5 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, है ना, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा कंप्यूटर के एप्लीकेशन से, है ना। फिर उसके बाद सर्च इंजन, है ना, गूगल, यूट्यूब, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो 2 2 4 2 6 1 7 और 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर, है ना, आपको एक चीज़ जो चीज़ नहीं है, जो आपको सबसे ज़्यादा क्या टेंशन में डालती है, शॉर्टकट कीज़, है ना। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर आपको अभी तक नहीं बताया गया है या बोला नहीं गया है ना। और साथ ही एमएस वर्ड जो है टॉपिक नहीं बोला गया है। फिर भी आपको सामान्य जो शॉर्टकट कीज़ है वो पूछे जा सकते हैं। कंट्रोल-C, कंट्रोल-Y, कंट्रोल-Z, इस तरह के शॉर्टकट कीज़ पूछे जा सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो, है ना, जो लिखा है उसी से ही प्रश्न पूछे। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप क्या करें, कुछ शॉर्टकट कीज़ को पढ़ लें, है ना। अब चूंकि देखो यहाँ उपयोग बोल दिए, कंप्यूटर का उपयोग, है ना, कहाँ कहाँ, तो आपको पूछेगा कि भाई एम एस एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है ना, एम एस एक्सेल में फला कोड क्या है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं ना, उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ एप्लीकेशन है जैसे उमंग है ना, ठीक है जी। आपका जो वॉल्ट आता है ना, एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट का, है ना, ठीक है। तो डिजी लॉकर जिसको कहते हैं, है ना, तो डिजी लॉकर ऐप हो गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। बाकी तो ये बहुत आसान सा सिलेबस यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से आप आराम से कम 9 नंबर तो खींच ही सकते हैं, है ना। एक आध प्रश्न जो है आउट ऑफ द बॉक्स हो गया तो बात अलग है, बाकी आप 9 प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं चाहिए आपके। फिर है हिंदी में 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आएंगे, है ना। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, है ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को पूछता ही है ना, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे, है ना, प्रश्न जो है वो समास से देखने को मिलेगा, संधि से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोठा पूछा गया है, तो उसमें यति, रति वगैरह सब अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। अशुद्धियाँ आपसे पूछेगा ही, है ना, ठीक है, क्लियर। तो 4 प्रश्न तो यहीं से बन गए, है ना, ठीक है। शब्द रचना पूछता ही है कि भाई शब्द में कहाँ पर गलती है ना, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय ये पूछेगा ही, है ना, ठीक। एक आध प्रश्न आपको शब्द प्रकार से भी आएंगे, जैसे तत्सम तद्भव से भी आएंगे, ठीक है, ठीक। फिर करीब 6 प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद पर्यायवाची से एक प्रश्न आने को आपको मिलेगा ही, है ना, 7, और मुहावरे लोकोक्ति से भी मिलेगा, है ना। लिंग वचन जो काल है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी अगर यहाँ पर आप देखिए, है ना, करीब 11 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना, तो यहाँ से प्रश्न आपको बनते हुए दिखेंगे। जो मैंने आपको डिनोट कराए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये क्रिया विशेषण से पूछ सकता है प्रश्न कि भाई कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी बहुत आसान सा सिलेबस दिख रहा है। आप बेसिक जो अगर करके भी जाते हो तब भी आपसे ये प्रश्न बनेंगे। और मेरा मानना है कि भाई देखो, पहली चीज़ कि आपके पास 60 डेज़ हैं, है ना, ऑलमोस्ट 60 डेज़ हैं। इन 60 डेज़ में आप ये मान के चलिए कि आप जो 4 दिन है ना, ठीक है, वो दीपावली संबंधी और इधर उधर करके आप उसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो आपके पास ऑलमोस्ट 56 ही डेज़ मिल रहा है ना। तो उस 56 डेज़ को ही टारगेट बना के आपको पढ़ना है। तो आप एकदम वास्ट नहीं जा सकते। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वो सॉलिड पढ़ के जाओ, है ना। वहाँ जाकर आपकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई अरे ये होगा कि ये होगा, है ना। आपके पास आंसर जो है वो फुल प्रूफ होगा, ठीक है, क्लियर। तो उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है।
तो 56 दिन के हिसाब से तैयारी करें, है ना। मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है। फिर इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन है ना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से अगर 5-6 नंबर आप लाते हैं तो है ना आपको एडवांटेज मिलता ही है। देखो इंग्लिश ग्रामर से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। नंबर्स, जेंडर्स, आर्टिकल्स, है ना। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब से आपको क्वेश्चन या वर्ब से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। कंजंक्शंस आपको पूछेगा ही, प्रीपोजिशन भी पूछेगा आपको, है ना। ठीक है, एक्टिव से पेसिव वॉइस में आपको यहाँ से 2 प्रश्न बनते हुए दिखेंगे ही, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी है यहाँ पर, है ना। ठीक, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। इन चारों में से आपको कम से कम 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, फिर सिनोनिम एंटोनिम आपको एक पूछेगा ही पूछेगा जी, है ना। ठीक है, आपको जो स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोवर्ब, आइडम एंड फ्रेजेस जो हैं यहाँ से शायद आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिले। तो करीब देखिए वहाँ 4 और यहाँ 3 और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट 10 हो गए, है ना। यहाँ से आपको प्रश्न बनने ही चाहिए, है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, है ना। तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन तो मेरे को लगता है यहाँ से बनेगा ही बनेगा, 4। ठीक है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, ये 3 से 4 इधर ऊपर कर दे, यहाँ से ये तो फिक्स है ना, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक, ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 6 से 7 नंबर, है ना। एक बेसिक स्टूडेंट अगर ढंग से पढ़ता है, सामान्य नियमों को ही पढ़ता है, एक बेसिक ग्रामर की बुक निकालिए, बेसिक नियम देखिए, ज़्यादा बड़ा टटोलने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के फेज़ में, और उसको रिवीजन कर पाएँ आप, इस हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा बुक टटोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि किस तरीके से आया है ना। आपको बहुत सारी बुक आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि भाई किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, उसी तरह के प्रश्नों की तैयारी करेंगे आप। ठीक है, फिर आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में कुल 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रश्न होगा। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले इकाई 1 में, है ना, नंबर सिस्टम संबंधी चीज़ें हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, है ना, यहाँ से है। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, है ना, एलसीएम, एचसीएफ। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक भिन्न संख्या से बनेगा, एक औसत चाल, दूरी, समय से आपको बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, 3 से 4 नहीं, हमारे पास और भी तो है ना इकाइयाँ। हाँ, ठीक ठीक, 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। बीज गणित, है ना। ठीक है, 2 चर, 1 चर, रैखिक समीकरण, है ना, औसत चाल, दूरी, समय, है ना। यहाँ से अभी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेशियन प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटाइल, है ना। ठीक है, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, है ना। यहाँ से एक, है ना, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। तो 4, 3, 7, 8, 9 और 9 और 4 12, 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो जी, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सभी में से एक प्रश्न इससे भी बनेगा, है ना, 2 प्रश्न इससे भी बनेंगे, है ना। ठीक है, और इससे भी आपको गोला, बेलन, शंकु से भी आपको, है ना, घनाभ से 2 से 3 प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ऑलमोस्ट ये सब मिक्स करके 20 क्वेश्चन बन रहा है ना। यहाँ देखो 4, 3, 7, 7, 3, 10, है ना, 10 और 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 3 18, है ना। तो ये तो हो गया, है ना, आपका, है ना। और कहाँ से बन सकता है,
हाँ, यहाँ से भी बनेगा, है ना, यहाँ से भी आपको समीकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना। 102 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, है ना, परिमेय परिमेय संख्याओं से। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से 20 प्रश्न बनेंगे। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आप इसको पहले नहीं करेंगे। ठीक है, किसको पहले करेंगे? आप पहले करेंगे भाई एलसीएम एचसीएफ, बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, भिन्न संख्या, है ना, औसत चाल, समय और दूरी संबंधित प्रश्न, है ना। ये मेरे ख्याल से कार्य और समय है ना, जिसको औसत चाल, समय, दूरी इसने लिखा हुआ है ना। ठीक है, या वो ऐसा भी कर सकता है ना, बीजगणित संबंधित ये पूछ सकता है इसमें से, औसत चाल, समय, दूरी में से प्रश्न को। ठीक है, हो गया। बीजगणित आपसे नहीं बनता है, छोड़ दीजिए, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करिए, परसेंटाइल करिए, है ना। देखो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनेगा ही, है ना। ठीक है, तो क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। जो मैंने बताया है कि भाई आपको यहाँ से करना है, घन, वर्ग, इसको क्या करोगे, वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, इसको एक चार्ट बनाइए और चार्ट को सामने आप टांगिए, रोज देखिए इसको, है ना। इससे आपको वर्ग, घन याद होगा, पहाड़ा याद होगा। जितना जल्दी आप बनाएंगे प्रश्न उतना आपके लिए आसानी होगी चीज़ें, है ना। तो इसको रटो, मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले आप बनाएंगे, है ना। फिर उसके बाद आप ये वाला पार्ट करेंगे, रेखा एवं कोण। देखो शुरू में ही अगर इसको करोगे तो एक नेगेटिविटी आ जाती है कि ये प्रश्न बन नहीं रहा है। तो आप क्या करिए, पहले वो सरल वाला करिए और अच्छे से करने के पश्चात एक बुक पकड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ही बनाना है ना। ज़्यादा वास्ट होने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। रेखा तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इससे बनाइए, है ना। उसके बाद इसको करिए, उसके बाद फिर अंत में फिर आप इन पर आएंगे, इस पर और इस पर। ठीक, अगर आपके पास समय बचता है तो। ठीक है, यानी आप 20 प्रश्न में करीब 16 प्रश्न भी करते हैं, है ना। ठीक है जी, 16 से 17 प्रश्न भी करते हो, है ना, ऑलमोस्ट, तो आप एडवांटेज में हो, है ना। क्लियर है। तो इतना करिए, इसमें से प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके एक फॉर्मूला सेट है ना, वो बनेगा ही बनेगा उससे। ठीक है, तो वो करो और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। देखो रेखा कोण दिया, त्रिभुज चतुर्भुज दिया, गोला बेलन दिया है ना। ठीक है, ठीक है, आपको क्षेत्रमिति दे दिया है, त्रिकोणमिति वगैरह तो पूछ नहीं रहा है। तो ये बहुत आसान सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, इसको आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई रीजनिंग जो है उससे करीब 20 प्रश्न पूछे हैं, ये भी आपको नंबर खींचने वाला है। अब देखो इसमें से प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी जो है ना। ठीक है, वहाँ से प्रश्न आएंगे। आंकिक योग्यता, है ना, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो विषमता की पहचान, ये यहाँ से प्रश्न आएंगे। आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, नंबर सीरीज, है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज, है ना, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चित्रों का संबंध देखना, चित्रों का संबंध देखना आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, कि भाई कौन सा चित्र कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, कौन किसके अंदर समाहित हो सकता है, कि इसके बाद कौन सा चित्र आएगा, ये वाला, है ना। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे आपको, बहुत हलवा सा प्रश्न दिखने को मिलता है इसमें, है ना। फिर पूछे हुए चित्र, है ना, वर्ग और अंक, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं सामान्य सी, है ना, चित्रों का मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर जहाँ तक मेरे को देख रहा है ना, तो वो ये वर्बल रीजनिंग का ज़्यादा है ना। ठीक है, ठीक है, मिक्स है नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, लेकिन मेरे को यहाँ पर ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न, है ना, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत आसान सा है, इसमें से आपको एडवांटेज लेना ही लेना है। इसमें से भी आपके 17 से 18 क्वेश्चन बनने ही चाहिए। ठीक है, हो गया। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान पर। अब देखो 30 नंबर यहाँ से आने हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में 30 नंबर यहाँ से प्रश्न आने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहे। अब देखो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो देखो करीब, है ना, मैंने 6 भागों में से
बांटा हुआ है, 6 भागों में। अब देखिए क्या 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 चीज़ें हैं, है ना। देखो, सबसे पहले हम कॉन्स्टी पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टी में आप देखते हैं कि भाई, है ना, बेसिक से क्वेश्चन की भाई मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है ना। आप डेप्थ पर नहीं जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेप्थ बिल्कुल नहीं जाना है, बेसिक करना है और अच्छे से करना है। मुख्य संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, है ना, यानी आर्टिकल्स को देखना है आपको। मौलिक कर्तव्य से कोई प्रश्न बनेगा और मूल अधिकार से प्रश्न बनेगा। ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से। आरटीआई से प्रश्न बन सकता है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितने दिन के अंदर रिप्लाई आएगा, किसको नोडल एजेंसी क्या, किसको आप आरटीआई में आवेदन लिखते हैं, साइट कौन सी है, कितने कितने दिनों के अंदर आपको रिप्लाई आना रहता है, ये सब चीज़ें होंगी, है। तो उसको अच्छे से कर लेना, है ना, बेसिक। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीक को आपको करना है ना। राष्ट्रीय व्यक्तित्व को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राष्ट्रीय व्यक्तित्व, है ना, ठीक है, कौन थे भाई, प्रथम कौन कौन से थे, ये सब चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, लोकतंत्र एवं चुनाव, है ना, चुनाव जो होता है उससे संबंधित चीज़ें आपको अच्छे से देखना है, जो भी प्रावधान है ना। चुनाव आयोग किस में है ना, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, है ना, अभी कितने दलों की मान्यता जो है चुनाव आयोग ने समाप्त की, ये सब करंट को उसमें ऐड करना है। लोकसभा राज्यसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आपका लगभग, है ना, जो अध्याय 6 है वहाँ तक आपको अच्छे से करना है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक, है ना। ठीक है, संघ राज्य, है ना, क्षेत्र से पहले जो है ना उसको अच्छे से करना है, यानी संघ 5 और राज्य, इसको अच्छे से कर लेना है ना। तो लोकसभा राज्यसभा ये सब उसी के अंदर आ जाएगा, संघ में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, अध्याय 5 में। ठीक है, क्लियर। तो इसको अच्छे से करना है कि भाई प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, है ना, कौन धन विधेयक है, कौन वित्त विधेयक है, प्रोसीजर क्या होता है। अभी महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना, किसी भी जज को हटाने की, है ना, उसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कितने मिनिमम गणपूर्ति क्या होती है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है ना। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। देखो, हमेशा ना आप एग्ज़ाम सेट करने वाला भी वैसे सेट करता है जो एग्ज़ाम में पैटर्न चल रहा है, महाभियोग, उपराष्ट्रपति, है ना, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ही मिलेंगे, है ना। या किसी भी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से करना है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। तो सबसे पहले भारतीय सभ्यता, यानी भारतीय सभ्यता मीन्स क्या क्या, सभ्यता माने देखो, सबसे पहले वैदिक काल, है ना। ठीक है, वैदिक काल के बाद आपको पूछा जाएगा क्या, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, वैदिक काल, है ना, के बाद बौद्ध और जैन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ तक सभ्यता वाला हो गया। ऐतिहासिक घटनाएं, है ना। अब ये देखो, यहाँ पर लिख दिए गए हैं कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर पर, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 10वीं बोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। ठीक, तो आपको बौद्ध, जैन, है ना, गुप्ता, है ना, मौर्याज, है ना। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक, फिर है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, ये आपको पढ़ना है 1857 से 1947 तक। प्रमुख 1857 क्रांति के नेता, 1857 के यानी 1857 के बाद महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए, है ना, कांग्रेस की स्थापना, उससे पूर्व की संस्थाएं। इसके अलावा, है ना, आपको एक टाइम लाइन बना के पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी घटनाएं 1857 के बाद से लेकर, है ना, आपकी 1947 तक घटित हुई और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप एक लाइनअप बना लेंगे। ठीक है, करीब 5 प्रश्न यहाँ से भी आने के आपके चांसेस हैं, जहाँ पर आपको 2, है ना, 1 और 2 या 2, 1 और 3 इसका रेशियो रह सकता है प्रश्नों का। 6 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, क्लियर। भारतीय सभ्यता संस्कृति, देखो भारतीय सभ्यता से यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर से भी आ सकता है ना, 3 हो गया, एक मिडवल से आ सकता है और आपका 2 कहाँ से आ सकता है, मॉडर्न से, 2 से 3। ठीक, फिर जियोग्राफी में यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर तक सामान्य भूगोल। अब भाई वही भारत का भूगोल जो है उस और विश्व का भूगोल, यहाँ पर देखो साफ साफ लिख दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी आपको विश्व का भूगोल भी देखना है ना, कि भाई
विषुवत रेखा कितने देशों से होके, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है ना। ठीक है, प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, ठीक है, क्लियर, कौन से वन किस जगह पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान क्या हैं, है ना। आपको सौरमंडल संबंधी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। इसके अलावा हवाएं, है ना, पवनें, ठीक है, तो महत्वपूर्ण जलधाराएं, ठीक। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख आपको ज्वालामुखी भी पूछ सकता है इसमें से, है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप बेसिक आपको करना ही होगा, है ना, जिसमें प्रमुख स्थलाकृतियाँ, है ना, भौतिक पर्यावरण भौतिकी जो कारक हैं, है ना, आंतरिक बल, है ना, ठीक है, आंतरिक बल, पृथ्वी के आंतरिक बल से उत्पन्न, है ना, चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास से प्रश्न आएगा, जनसंख्या से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इस वर्ष, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न करना ही है। प्रति व्यक्ति आय, इसको ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजनाएं दिया हुआ है, ये पूछता ही कि भाई किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, है ना। पंचवर्षीय योजना जो है किससे प्रभावित हैं, किस देश से प्रभावित हैं, किस देश से ली गई हैं, है ना। कृषि एवं ग्रामीण विकास से प्रश्न आ सकता है, औद्योगिक विकास से आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। मुझे लगता है कि एक पंचवर्षीय से प्रश्न बनेगा, एक आपको यहाँ से प्रश्न बनते हुए दिखेगा, है ना, ठीक है, क्लियर। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न बनते दिखेगा, एक बैंक प्रणाली से प्रश्न बनते हुए दिखेगा, है ना, ठीक है, क्लियर। और अगर करंट पूछ दिया तो एक आर्थिक घटनाक्रम से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात आती है सामान्य विज्ञान की, 10वीं कक्षा तक का स्तर का भौतिक रसायन शास्त्र, है ना, जीव और वनस्पति विज्ञान। देखो बहुत बेसिक आपको साइंस करना है एकदम, यहाँ पर डेप्थ स्टडी पर नहीं जाएंगे आप, है ना। प्रमुख बीमारियाँ, प्रमुख विटामिन, है ना, उनसे होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग, है ना, भौतिक कारक, है ना, ठीक है, वनस्पति, है ना, जो जीव हैं, है ना, उनसे एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ से करना है आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई पेपर है एकदम, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक्स को करना है अच्छे से, प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है, उस चैप्टर को पढ़ा है, तो उससे प्रश्न आपके बनने ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर और स्पोर्ट्स है ना, यानी आपको यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है ना, जो हिडन टाइप की, कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से इस सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन बनना है। तो देखो मैं अगर मानता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय, है ना, समसामयिकी घटनाक्रम से बनेंगे, एक अवार्ड पूछ दिया और एक और अन्य चीज़ पूछ दिया, है ना, राजनीतिक व्यक्तित्व पूछेगा, एक अवार्ड से संबंधित ये चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। बल्कि मेरे को लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस कम कर दें, है ना, और शायद यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दें, है ना, क्योंकि अभी विवाद भी हुआ कि भाई छत्तीसगढ़ से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो शायद यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास है ना, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको बनते हुए दिखेगा, है ना। भूगोल से भी एक प्रश्न बनते दिखेगा। शायद राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न आपको ना पूछा जाए। हाँ, करंट अफेयर को मिक्स करके आपको पूछ सकता है कि नवीन मंत्रिमंडल, वहाँ से में जो मंत्रिमंडल में जो चेंजेस हुए हैं, और है ना, वो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही, है ना, ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से, शासकीय योजना से एक प्रश्न, ठीक है, क्लियर। तो 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपको, है ना, छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जो शायद आपको छत्तीसगढ़ की परंपरा जो है वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है जी, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। तो उस तरह 6 से 7 प्रश्न यहाँ से बनते हुए दिखेंगे, शायद ये 10 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो पेपर का सिलेबस एकदम अच्छा है ना, कहीं भी डेप्थ वाली बात इसमें नहीं दिख रही है मुझको, और आपको बेसिक क्वेश्चंस को करना है। अब बात आती है कि पढ़ें कैसे, है ना, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ करना कैसे है तैयारी। सबसे पहले, है ना, देखो कैसे पढ़ना कैसे है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपको देखना है थ्योरी क्या है, ठीक है। थ्योरी को एक
आपने रीडिंग किया, क्या किया, रीडिंग किया। रीडिंग करते हुए आपने मार्किंग की उसमें, है ना, ठीक है, हाईलाइट किया, ठीक है, हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के पश्चात, है ना, आपने एक रीडिंग की। रीडिंग ऐसा होना चाहिए कि एकदम वो भी नहीं होना चाहिए, है ना, और अच्छे से याद करते हुए भी, यानी दोनों बीच में मॉडरेट लेवल पर होना चाहिए। आप रीडिंग करने के पश्चात, है ना, पॉइंट्स उठाएंगे कि भाई हाँ, पर्वत पठार पढ़ रहे हैं तो भाई कौन सा कहाँ है, अच्छे से, यानी माइंड में बैठना चाहिए। ये जब हो जाए, थ्योरी रीडिंग हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव देखना है ना, ठीक है, क्लियर। ये तरीका है। ऑब्जेक्टिव देखोगे तो पैटर्न पता चलेगा। थ्योरी में सिर्फ आपको जानकारी मिल रही है, अभी ऑब्जेक्टिव में आपको पैटर्न समझ में आएगा कि भाई पर्वत से अगर पूछ रहा है तो पर्वत से क्वेश्चन कैसा आता है, पर्वतों का क्रम कैसा, जैसे हिमालय पर्वतों का क्रम पूछता है तो पूर्व से पश्चिम पूछता है या पश्चिम से पूर्व पूछता है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतों का क्रम पूछता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछता है, ठीक है। ये दर्रों में भी यही ऐसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। हिमालयी नदियों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई उसके उद्गम से क्वेश्चन पूछता है, संगम से पूछता है, उसके किनारे स्थित शहर से पूछता है, उसकी सहायक नदियों से पूछता है, किसको किस उपनाम से बुलाया जाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन सी परियोजना है उस पर, ये प्रश्न पूछता है। और एक है नदी जोड़ो योजना और नदी जल विवाद, है ना, ठीक है, उसमें राज्य कितने इन्वॉल्व है, यहाँ से प्रश्न होता है। तो भाई आपको पैटर्न पता चलेगा जब ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है आपको प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करते जाएंगे तो थोड़ा पिछले का रीडिंग जो किया हुआ है वो आपको समझ में आएगा। और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव करते जाते हो, सामने आप वो नोट्स खुला करो, है ना, और उसको देखा करो, है ना, और वहाँ पर उसके अनुसार जब आप वहाँ पर पढ़ रहे हो तो उसके अनुसार एक छोटा सा नोट्स बनाओ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और उसी हिसाब से आपको जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव करते करते आपको, है ना, नोट्स मेकिंग भी करना है, ठीक है, एक सरसरी नोट्स मेकिंग कि जैसे पर्वतों का क्रम हो गया, है ना, विश्व के प्रमुख पर्वत हो गए, है ना, उत्तराखंड के पर्वतों का क्रम हो गया, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर नोट्स मेकिंग भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। आप मान लिया आप 2 घंटा पढ़ने बैठे एक सब्जेक्ट को, आपने, है ना, 15 से 20 मिनट किस में दिए, थ्योरी के लिए दिए, तो आप जब ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो बाकी जो समय है वो इसमें दीजिए आप, है ना, लगभग 20 मिनट में मान लेता हूं, तो आप, है ना, 80 मिनट किस में दीजिए, इसमें दीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और उसी के साथ नोट्स मेकिंग। ऑब्जेक्टिव आपने किया और उसी के साथ आपने नोट्स भी बनाया, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर लें, है ना, पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, है ना, उसी के हिसाब से जैसा ऑब्जेक्टिव रहा वैसे हिसाब से नोट्स आप बना सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपने 15 मिनट क्या किया, सरसरी तौर पर ऑब्जेक्टिव को देखा, 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो 40 मिनट हो गए। अब 40 मिनट में, है ना, आपको अब जो 80 मिनट बचा, है ना, ठीक है, उसमें आप नोट्स मेकिंग करिए। ये मेरे कहने का मतलब है अगर 2 घंटे में है अगर, है ना, तो उसका रेशियो जो होना चाहिए वो है 20%, 30%, है ना, और 30% और यहाँ पर 40%, ये आपका रेशियो होना चाहिए उस टाइम का। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में जैसा पूछा है उसी हिसाब से नोट्स बनाओगे ना, एक सरसरी नोट्स, ऐसा नहीं करना है कि बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 कॉपी ले आए, 1 कॉपी ले आए, कलरफुल बनाना, ये सब नहीं करना है ना। आप क्या करिए, एक सरसरी नोट्स जो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, और जिसको एग्ज़ाम में आप खोल के एक बार क्या करो, रिवाइज कर सको, तो ऐसा आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ने का सही तरीका यही है कि पहले आप थ्योरी करिए, उसको देखिए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में आपकी चीज़ें पुख्ता होंगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद आप उसी हिसाब से वैसे ही पैटर्न जैसा पूछा गया है वैसे ही आप नोट्स बनाएंगे। ऐसा जब आप करेंगे तब उससे क्या होगा, आपको, है ना,
आप पहले ही तैयारी कर ले रहे हैं। यानी जैसे होता है ना कि किसी भी गेम में आप वीडियो एनालिसिस करते हैं, वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट में जैसे हम देखते हैं कि भाई फला गेंदबाज है ना, किस तरह का गेंदबाजी करता है, कहाँ पर बॉल डालता है, तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आते हैं, है ना। और उसको शॉट को किस तरह से खेलना है, इसकी प्रैक्टिस हम पहले से कर लिए। सेम हमको यहाँ पर करना है कि हमको पता है कि एग्ज़ाम वाला इस तरह का प्रश्न डालता है अगर, तो मैं उसकी प्रैक्टिस पहले से करके आऊँगा, है ना। ठीक है, तो फिर छक्का तो माना एश्योर है ना। फिर उससे आपसे अपन क्या करेंगे, आंसर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे, है ना, क्या करना है, रिवाइज करना है इसको 1 मिनट, है ना। यानी 15 मिनट आपको जो पिछला जो रहा इसको रिवाइज करना है। ठीक है, आपने नोट्स जो बनाया, इसको, ये नोट्स जो बनाया था इसको रिवाइज करना है आपको। समझ में आ रहा है बात। तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव ये दोनों का मिक्सअप करके आपको नोट्स रिवाइज करना है ना। अब आप बोलोगे कि सर जो पहले से बनाया नोट्स उसका क्या करेंगे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आपने एक सही नोट बनाया तब भी अच्छा बात है ना। थ्योरी आप बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जो थ्योरी बुक से पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, है ना, और नोट्स नहीं बनाए हैं, वो नोट्स बना के पढ़ते जाइए या नोट्स बुक में ही करिए, जैसा आपको सुविधा पड़े। लेकिन एक नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। अगर आपकी बुक में जगह है तो वहाँ पर लिखो उसको, नहीं है तो अलग से कॉपी बना लो, वहाँ पर लिखो, है ना। और चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में रखो, है ना। वनडे के लिए एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा बात। और जो नोट्स बना चुके हैं पहले से, वो क्या करिए, एक छोटे छोटे, है ना, मेमो आता है ना, मेमो पेजेस आते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको चिपका लो, है ना। अगर जगह नहीं है तो ऐसी जगह बचा के रखना चाहिए ताकि आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ऐड करते बने। उतना नहीं है तो क्या करिए, आप वो नहीं करना चाहते तो एक पेज में बना लो, है ना, जो एक्स्ट्रा ऐड कर दो उसमें। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये जो नोट्स मेकिंग करना है वो किसके आधार पर रहेगा, इसके आधार पर रहेगा, है ना। इस जो ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा गया है उसके आधार पर रहेगा, है ना, ये नोट्स जो बनेगा। ठीक है, तो हम परीक्षा के एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अब आपको ये तो हो गया भाई, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अब आपका टारगेट कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आप एक बड़ा टारगेट लेके चलें, है ना, कि मुझको 60 डेज़ में करना है ना। इस 60 डेज़ को आप क्या करेंगे, या 56 डेज़ को आप क्या करेंगे, बांट लेंगे, है ना। ठीक है, बाय द वे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 9 सब्जेक्ट है ना, जिसमें से 2 आपके मैथ्स रीजनिंग है ना। तो मैं मान लूँ यहाँ पर उसको मैं डेली अलग करूँगा, तो मेरे पास 7 डेज है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 7 सब्जेक्ट्स को मैं डिसाइड कर लिया कि मेरे को अगर दिन में 6 से 8 घंटे हैं मेरे पास, तो मैं, है ना, 2 से 3 घंटे, है ना, ऑलमोस्ट 3 घंटे, 3 घंटे मैं क्या करूँगा, जीएस पढ़ूंगा। ठीक है ना। और 2 घंटे आप क्या करेंगे, मैथ्स सॉल्व करेंगे डेली। ये मैथ्स जो रहेगा वो डेली रहेगा। 3 घंटे जीएस पढ़ लिया, 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटे में क्या पढ़ूंगा, आपको लैंग्वेज पढ़ूंगा। और लैंग्वेज में आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्यूटर को इसी में मैं जारी रखूँगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बांटो कि इसको सब्जेक्ट के हिसाब से वेटेज दो कि कितने दिनों में किसको कंप्लीट करना है ना। मैं ये 6 घंटे के हिसाब से बताया। अब ये 6 घंटे कैसे मैनेज करना है ताकि किसी को डिस्टर्ब मत हो सके। सुबह भैया उठो, है ना, 5 से 6 बजे, है ना। अब 5 बजे से लेकर फिर 8 बजे तक पढ़ लो, है ना। ठीक है, 8, साढ़े 8, 9 तक, जहाँ तक आपसे बन रहा है। इस समय में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस समय में आपको कोई जॉब करने के लिए नहीं जाने पड़ेगा। रात को क्या करिए, है ना, आप सिलेबस बनाइए, है ना। कोई भी व्यक्ति है, 8 बजे खाना खा लो, 8:30 में बैठ जाओ, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 तक, ये 6 घंटे हो गए, कोई डिस्टर्ब नहीं किया इस समय। अब जो बीच का समय है अगर आपको मिल गया, वो क्या है, आपका एडवांटेज है, प्लस है। ठीक है, तो ऐसा सिलेबस आपको, ऐसा पैटर्न या एग्ज़ाम का टाइम टेबल स्केड्यूल जो है बना के आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा बात। इसके बाद अब मैंने बोला कि 7 डेज, 56 डेज है, इसमें 7 डेज आपको किसी भी चीज़ को करना है। जैसे मैंने मान लिया कि मैं जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ 7 डेज,
तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं 2 डेज़ में किसको कंप्लीट करूँगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चुनूँगा, है ना। ठीक है, कि भाई सौरमंडल, मैं फर्स्ट डे में सौरमंडल करूँगा, ठीक है, पवनें करूँगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना करूँगा, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ करूँगा, है ना, ठीक है, आंतरिक बल और बाह्य बल करूँगा। ये मैं 4-5 चैप्टर एक दिन में कर लूँगा। दूसरे दिन मैं क्या करूँगा, है ना, ठीक है, दूसरे दिन मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन मैं करूँगा कि जो स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, किस पर, पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ हैं उसको करूँगा अच्छे से, ठीक है। और मिसलेनियस जो भी बचता है ना, चाहे वो जनजाति हो या और अन्य चीज़ें हो, है ना, वो आप इसमें कर लेंगे, या प्रमुख शहरों के उपनाम हो गया, ये सब चीज़ें ये दूसरे दिन में कर लूँगा। तो 2 दिन से ज़्यादा मैं जियोग्राफी को नहीं दूंगा, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। फिर बाकी बचे 5 दिन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा, क्योंकि वेटेज इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब 5 दिन को आप अलग अलग बांट लिए, है ना, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के रूप में, है ना, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे बांट लो भाई, है ना। तो आप 5 + 2 7 दिन में ज्योग्राफी करिए। तो इस तरीके से बांट के चलो, ऑलमोस्ट आपको 10 दिन लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, उससे कम में तो होगा नहीं, है ना। इतिहास पढ़ने में उससे कम में आप पढ़ ही नहीं सकते इतिहास को, वो भी नोट्स जैसा मैं एग्जाम में पैटर्न है उस हिसाब से बनाते हुए। तो इसमें क्या करेंगे आप, है ना, 2 + 2, है ना, +6, ऐसा कर सकते हो, है ना। या क्या कर सकते हो, इसको हाफ डे आधा दे दो, इसको भी आधा दे दो, है ना। तो ऑलमोस्ट 5 दिन अगर आप मिडवल और एंशियंट को देते हैं तो 5 दिन आपको मॉडर्न को देना ही पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से बना लीजिएगा। आपको आर्ट एंड कल्चर भी करना है ना, तो आपको आर्ट एंड कल्चर भी करते हुए जाना है। तो भाई मैं बोला ना कि जितना आपके पास समय है उसका सदुपयोग करिए। कैसे आप एग्ज़ाम को, है ना, लेते हैं, ये बहुत है ना, डिपेंड करता है कि भाई कैसा पैटर्न है ना, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और उस हिसाब से आपको पढ़ना है ना। फिर रिवाइज के लिए भी समय आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तो भाई 10 दिन हिस्ट्री पढ़ लिए, 7 जियोग्राफी पढ़ लिए, है ना, 4 दिन आप 3 से 4 दिन आप इकोनॉमी पढ़ लिए, है ना, ठीक है, कॉन्स्टी पढ़ लिए 4 दिन, ठीक है। यानी अच्छे से करते हुए 4 दिन पर्याप्त हैं। मैथ्स रीजनिंग एक तरफ चलते दीजिए, है ना, 2 घंटा मैथ्स सुबह पढ़ रहे हो, मैथ्स जब ख़त्म हो जाए तो रीजनिंग स्टार्ट कर देना, है ना। इसको करीब 40 दिन का क्या कर लीजिए, 40 से 45 दिन का एक स्केड्यूल बांध दीजिए कि 30 दिन 30 चैप्टर मैथ्स के, है ना, 30 चैप्टर नहीं, है ना, तो 15 चैप्टर तो आपको करना ही, 15 चैप्टर 30 दिन में 15, यानी हर पर डे एक, पर 2 डेज में, है ना, हर 2 दिन में एक चैप्टर आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 15 दिन बचा उसमें रीजनिंग कर लो, है ना, फिर रिवाइज कर लो लास्ट में, तो है ना, इसको करने से ही होगा, है ना। अच्छे से तैयारी करेंगे तो चीज़ें आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये उनके लिए जो एक बार कम से कम सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। और ज़्यादा 4 बुक 5 बुक खोल की जरूरत नहीं है बैठने की, एक बुक पढ़िए, उसी को अच्छे से सॉलिड करिए, या जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को टीचर को अच्छे से फॉलो करते हुए आप उसके नोट्स को पढ़ लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है ना। नोट्स भी लेवल के होने चाहिए, एक लेवल मेंटेन कर रहा हो, यानी आपके पास देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए एक डेटा होना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं, पहला तो आपका नॉलेज, है ना, बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपके पास डेटा अच्छा होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आए और आने लायक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ा पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसने वो चीज़ नहीं पढ़ा, है ना, जो पेपर में आता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, डेटा पर्याप्त होना चाहिए आपके पास। तो अच्छी बुक्स इसीलिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, सेंटर्स का दिक्कत होता है ना। और बाकी हम क्लास तो कर ही रहे हैं, है ना, हम कल से रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैंने नॉमिनल फ़ीस रखी है एक, है ना, 700 रुपीज़ मात्र,
जो एक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में होगी। बाकी अगर उसके अलावा आप मैक्स 7,000 जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप दे सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर होगा, देंगे तब भी ठीक, नहीं देंगे तब भी ठीक, है ना। एक लाइव क्लास जो होगी वो एक सर्टेन टाइम मैंने जो बता दिया है उसी पर होगी, है ना। और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 700 फीस है मात्र, वो मेंटेनेंस के लिए है कि भाई हाँ हम लाइव क्लास कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट का खर्चा है, पीडीएफ बना के दूंगा, तो वो सब चीज़ें हैं। मैं अपना मेहनत का खर्च नहीं ले रहा हूँ, मेहनत या मैं अपना जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। और मैंने इसलिए वो 700 ही रखा है कि हर बच्चे का वो नहीं हो पाता, है ना। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो बच्चा ये भी नहीं दे सकता, है ना। खैर अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, तो एक बेसिक सा अमाउंट है ये। आज के डेट में 700 कोई बड़ा अमाउंट नहीं रह गया है ना। और ख़ासकर तब जब मैं एक सार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं एक सार प्रस्तुत करूँगा, मैं उसी हिसाब से ही पढ़ाऊँगा जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो फीस नॉमिनल है ना। और उसके बाद अगर अब मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगा, तब आप को देखना होगा कि हाँ सर ने मेहनत किया, तो उस हिसाब से आप फीस दे सकते हो। वो मैक्स 1,000, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर है, हम उसके लिए डिमांड भी नहीं करेंगे। हम एक QR दे देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप पैसा डाल देंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट होगी क्लास, है ना। बाकी चीज़ें क्लास के साथ आपको बताई जाएंगी, है ना। टीचमेंट पर लाइव क्लासेस हमारी होंगी। 70061987 पर आप व्हाट्सएप करके इस क्लास संबंध में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में।